खाना तो बहुत अच्छा है। बहू, ये घूंघट हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आज तेरी पहली रसोई थी, ये खाना तो हम रोज खाते हैं, आज तो कुछ नया ट्राई करती। माँ जी, ये घूंघट हमारी प्रथा है। हमारी अम्मा ने हमें ससुराल में घूंघट करके रहने की ही सीख दी है, और मुझे तो बस देसी खाना ही यानी दाल चावल रोटी पराठे ही आता है बनाना। माँ छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप बस ये देखो कि आपकी बहू को कितना अच्छा खाना बनाना आता है, खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, मैं तो साधारण खाना खाकर भी खुश हूँ। क्योंकि कीर्ति गांव से थी, इसलिए उसे देसी खाने के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता था। तो वहीं आशा की देवरानी शांति, जो शहरी और मॉडर्न बहू लेकर आई थी, वो सभी के लिए खाने में मोमोज, गार्लिक ब्रेड और पिज्जा बनाती है। बाहो, आज तेरी पहली रसोई थी और पहली रसोई में ये सब। शांति इतनी भी अनहेल्दी नहीं है, आज बहू की पहली रसोई है, ऐसे तो मत बोलो। वैसे भी आजकल सब यही खाना पसंद करते हैं। ओह थैंक्स पापा जी, माँ जी को समझाने के लिए। आशा और शांति दोनों ही देवरानी जेठानी थी, पर दोनों के मन कभी नहीं मिले। और आज दोनों की बहुओं की पहली रसोई थी, पर अपनी बहू की पहली रसोई से दोनों ही बिल्कुल नाखुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, लगता है बारिश होने वाली है। मैं सबके लिए ग्रीन टी और कुछ सैंडविच बना लेती हूँ। इतना बोलकर अपर्णा सबके लिए जाकर किचन में ग्रीन टी और सैंडविच बनाती है। तो वहीं बारिश जैसा मौसम देख कीर्ति सबके लिए चाय पकौड़े बनाती है और लिविंग हॉल में बैठी सभी लोगों को देती है। जब भी गांव में बारिश होती थी तो मैं सबके लिए आलू के, पालक के, बैंगन के, गोभी के पकौड़े बनाती थी। सबको मेरे हाथ के पकौड़े और चाय बहुत पसंद है। बहू, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुझे ब्रेड पकौड़े, समोसे जैसी चीज नहीं आती बनानी, तो अपने किसी दोस्त या फोन से सीख ले। पता नहीं कैसी बहू लेकर आ गई मैं। जहां चाय पकौड़े और पुदीना की चटनी देखकर आशा का मुंह बन जाता है, तो वहीं शांति भी अपनी बहू के खाने से नाखुश रहती है। दरअसल आशा को पसंद था नया तरीके का खाना, वहीं शांति को पसंद था सादा खाना। और दोनों की बहुएं ऐसी थीं कि उनकी पसंद का नहीं बनाती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सास अपनी बहू को सुनाते हुए बाजार ले जा रही होती हैं। बाजार जा रही हो, वहाँ घूंघट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि फोन में कुछ अच्छी डिश देखने के लिए। बहू, सब्जी लेते हुए मैं राशन की दुकान से भी कुछ सामान ले लूंगी, ताकि तू दाल चावल बनाना भी सीख सके। ओह, ये बारिश ने तो सारे रास्ते खराब करके रख दिए हैं। आशा शांति अपनी बहुओं को समझा रही होती है कि तभी दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे को देख दोनों ही अपनी बहुओं की कमियों को छुपाने लगती हैं। अरे बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तू शहर की मॉडर्न लड़की है, फिर भी सब कुछ कितना परफेक्ट बनाती है। बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तू गांव की होकर भी शहरी खाना बनाना जानती होगी। मुझे तो शहरी खाना ही पसंद है। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। क्या बात है जेठानी जी, बहू की बड़ी तारीफ हो रही है, पर मेरी बहू भी किसी से कम नहीं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चलो बहू। आशा और शांति देवरानी जेठानी के साथ पड़ोसन भी थीं, इसलिए एक दूसरे के सामने अपनी बहू की तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, पापा जी को जुकाम है ना, इसीलिए मैंने उनके लिए काढ़ा बनाया है। आप जाकर उन्हें काढ़ा दे दीजिए। बहू, तेरे ससुर तेरे बाप की उम्र के हैं। जब तू अपने पिताजी के सामने घूंघट नहीं करती, तो अपने ससुर के सामने जाने से इतना डरती क्यों है? खुद जाकर दे और ये घूंघट हटा, वरना लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि अभी के समय पर भी आशा अपनी बहू से घूंघट करवाती है। माफ करना माँ जी, मैं ससुर जी के होते हुए घूंघट नहीं हटा सकती। मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मेरे मायके में मेरी भाभी भी हर समय घूंघट में रहती थी। वैसे भी आपके कहने पर मैं सर पर पल्लू रखती हूँ, पर पापा जी के सामने तो घूंघट करना ही पड़ेगा। आशा कीर्ति की बातों से परेशान हो जाती है, तो वहीं अपनी बहू को छोटे कपड़ों में ससुर के सामने बैठकर फोन चलाता देख शांति को भी गुस्सा आता है। बहू, जरा शर्म कर ले, तेरे ससुर जी यहाँ पर बैठे हैं और तूने ऐसे कपड़े डाले हुए हैं। तो क्या हो गया माँ जी, ससुर जी मेरे पापा जी जैसे ही तो हैं, और पापा जी के सामने कैसा पर्दा। कोई बात नहीं शांति, बहू का जैसे दिल करे उसे रहने दो। देखिए, अपने पापा जी को भी कोई दिक्कत है। बिजली कड़कने की आवाज, लगता है बारिश हो रही है। इतना बोल अपर्णा उन्हीं कपड़ों में छत पर जाती है और बारिश को एंजॉय करती है। तभी उसकी नजर अपने सामने वाली पड़ोसन पर पड़ती है, जो वेस्टर्न कपड़े पहने स्टैंड में फोन को छाते के नीचे रखकर अच्छे अच्छे पोज दे रही होती है। अरे, तुम्हें भी बारिश में नहाना, फोटो खिंचवाना, रील बनाना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों ना हम दोनों साथ में बारिश एंजॉय करें और फोटो लें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नेहा जल्दी से अपना सारा सामान लेकर अपर्णा के छत पर आती है और दोनों मॉडर्न शहरी बहुएं छत पर बारिश में डांस करती हैं और कुछ फोटो लेती हैं। ये सब देख शांति अंदर ही अंदर जलने लगती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये कैसी बहू लेकर आ गया है तू मेरे लिए। खुद तो छोटे कपड़े पहनकर छत पर नहाती थी, अब तो उसी की जैसी एक दोस्त भी बन गई है। तू ही जाकर इन दोनों को नीचे लेकर आ, लोग देखेंगे तो 10 तरह की बातें करेंगे। माँ ये सब अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो लोग रोड पर भी बारिश में भीगते हुए सेल्फी ले रहे होते हैं। अमित की ऐसी बातें सुनकर शांति और परेशान हो जाती है। तो वहीं आशा की बहू भी नीचे जाकर बाहर बारिश के भरे हुए पानी के गड्ढे में नहा रही होती है और उसे देख शीतल उसके पास आती है। अरे बहन, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। आखिरकार इस गली में कोई तो मेरी जैसी बहू आई। अब से हम दोनों बारिश में एक साथ नहाया करेंगे। तभी पानी की छींटें कीर्ति शीतल पर मारती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर साथी मिल जाए तो बारिश में नहाने का मजा भी दुगना हो जाता है। अपनी बहू की इस गंवार हरकत से आशा को बहुत बुरा लगता है और रात को जैसे ही दिवाकर घर आता है तो वो इस बारे में दिवाकर से बात करती है। अरे दिवाकर, अपनी बीवी को कुछ समझा। अब हम शहर में रहते हैं, पर वो है जो अपनी गंवार हरकतें छोड़ ही नहीं रही। ऊपर से वो शीतल के साथ बारिश में गंदे पानी में नहा रही है। अगर तेरी चाची ने तेरी बीवी की इन हरकतों को देख लिया ना, तो वो फिर से इतराएगी अपनी शहरी मॉडर्न बहू पर। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे वो अपने आप ही यहाँ के रंग में ढल जाएगी। आशा और शांति कभी अपनी बहू को समझती तो कभी अपने बेटे से शिकायत करती, पर कोई उनकी बातें नहीं सुनता, जिस वजह से वो दोनों परेशान रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाहर सब्जी ले रही होती हैं और उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, तुम दोनों देवरानी जेठानी का सही है। एक के घर मॉडर्न बहू आ गई जो छोटे कपड़ों में घूमती है, यहाँ तक कि बारिश में भी छोटे कपड़े पहनकर छत पर नाच रही है। तो वही एक की बहू इतनी गंवार है जो बारिश में गंदे पानी में तैरना शुरू कर देती है। मेरी बहू छोटे कपड़े पहने या पूरे कपड़े, तुम्हें उससे क्या, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहुओं को कंपेयर करने की? मेरी बहू इसकी बहू से लाख गुना अच्छी है। एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी बहुओं की तारीफ करके वहां से चली जाती हैं। समय गुजरता है और एक बार फिर बारिश होती है और उस दिन आशा के लाख समझाने पर भी कीर्ति नहीं मानती और गली में जमीन पर इकट्ठा हुए पानी में लेटकर शीतल के साथ तैरने लगती है, जिसे दरवाजे पर खड़ी आशा अपने पति के साथ देख लेती है। अब बोलो, आप देख रहे हो अपनी बहू की हरकत? ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं, या ये गांव में तो है नहीं जैसे घूंघट में बारिश में गंदे पानी में तैर रही है। देख लीजिए, मुझे बहू की यह हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। जिस तरह वो छत पर स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर नेहा के साथ बारिश में भीगती हुई रील बना रही है। मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर उंगली उठाए, इसलिए अभी मौका है, आप अपनी बहू को समझाओ। आशा और शांति अपने पतियों से अपनी बहू की शिकायत करके चली जाती हैं। समय गुजरता है और एक दिन शीतल और नेहा अपने मायके जाती हैं और जब उस दिन बारिश होती है तो कीर्ति और अपर्णा अपनी अपनी दोस्त को मिस कर रही होती हैं। बहू को पड़ोसन को याद करना, तुम्हारी भी चचेरी जेठानी है। भले ही मॉडर्न है पर उसके साथ रहोगी तो कुछ अच्छा ही सीखोगी, और क्या पता उसके साथ रहकर कुछ अच्छा सीखने के बाद तुम अपनी सास की नाराजगी खत्म कर सको। मैं जानता हूँ बाहर बारिश हो रही है और तुम्हारा छत पर अपनी दोस्त के साथ बारिश में नहाते हुए डांस करना, फोटो लेने का दिल कर रहा है, पर तुम्हारी देवरानी है गांव की, पर क्या पता उसके साथ रहकर तुम कुछ अच्छा खाना बनाना सीख जाओ या अच्छे से साड़ी पहनना सीख जाओ और तुम्हारी सास तुमसे खुश हो जाए। आशा और विनोद के समझाने पर दोनों बहुएं अपने ससुर की बात मानती हैं और कीर्ति अपर्णा से मिलती है। फिर वो छत पर जाती है और जब बारिश में कीर्ति अपर्णा के साथ नहाते हुए सेल्फी लेती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। और बारिश खत्म होने के बाद मेरी सास को तो ना मेरा खाना और ना ही मेरे कपड़े कभी पसंद आते हैं। बारिश खत्म होने के बाद उन्हें चाय पकौड़े चाहिए जो मुझे बनाने ही नहीं आते। मेरी सास तो बिल्कुल उल्टी है। मेरी सास तो चाहती है कि मैं घूंघट ना करूं और साड़ी के अलावा कुछ भी पहनूं, साथ में वेस्टर्न खाना भी बनाऊं, नूडल्स पास्ता जैसे। मेरे पास एक आइडिया है। आज हम दोनों की दोस्ती हो गई है, पर हमारी सास आज भी एक दूसरे के सामने शो ऑफ करती है। क्यों ना हम अपनी दोस्ती की एक छोटी सी पार्टी रखें जिसमें मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी और तुम मुझे सिखाना। उस दिन अपर्णा और कीर्ति मिलकर चाय पकौड़े, सैंडविच, पुदीने की चटनी जैसे देसी और वेस्टर्न फूड बनाते हैं। साथ ही कीर्ति उस दिन स्टाइलिश साड़ी पहनती है और अपर्णा कीर्ति जैसी साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखती है। जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और दोनों सास अपनी बहू को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। बहू, आज लग रही हो तुम बहू।
और आज लग रही हो तुम मेरी बहू, संस्कारी। अगर हम दोनों की बहुएं मिल जाएं तो कोई कमी नहीं। वैसे तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई? पसंद तो तुम भी नहीं करती थी एक दूसरे को। वैसे ताई जी पसंद तो नहीं करते थे हम दोनों एक दूसरे को, आप दोनों जैसे नहीं करती एक दूसरे को पसंद, लेकिन ससुर जी के समझाने पर हमने एक एक कदम दोस्ती आगे बढ़ाया और आज देखिए हम दोनों दोस्त बन गए। आप भी खुश हो गई। वैसे बात तो सही है बहू तुम्हारी, पर ये सालों पुरानी दुश्मनी है हमारी, ऐसे खत्म नहीं होगी। तुम दोनों बनो दोस्त, हम ऐसे ही ठीक है। आशा की बात सुनकर सब हंस देते हैं। इस तरह कई सालों बाद पूरा परिवार एक होता है और उस दिन अपर्णा कीर्ति की दोस्ती के साथ उन दोनों की सासों के बीच का दिखावा भी खत्म तो नहीं पर कम हो जाता है। हम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हमारी झोपड़ी जल रही है, जल्दी से आग को बुझाइए। हमारा घर पूरी तरह से जल चुका है, अब इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। संभालिए आप लोग अपने आप को। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस वक्त आप लोग अपने घर में नहीं थे, वरना आप लोगों के साथ इससे बड़ा हादसा हो सकता था। अब कहाँ रहेंगे? ये घर ही तो हम लोगों का इकलौता सहारा था सर छुपाने का। इस गर्मी ने हमसे आज हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम लोग सब संभालो अपने आप को, होने को कोई नहीं रोक सकता। तो पांचों मेरे साथ चलो। पड़ोसन प्राची पांचों बहुओं को अपने घर लेकर आती है। ये लो पानी पी लो और जो हुआ उसे भूल जाओ। जितना याद करोगी उतना ही दुख होगा। कैसे भूल जाएं प्राची? उस घर के अलावा हमारे पास और क्या ही था? गर्मी में जैसे तैसे करके हम उस झोपड़ी में अपना गुजारा तो चला ही रहे थे ना। सर छुपाने के लिए एक वही तो सहारा था, लेकिन वो भी भगवान ने हमसे छीन लिया। मुझे तो इस गर्मी के मौसम से नफरत सी हो गई है। ये पहली बार नहीं था कि हमारे गांव में गर्मी की वजह से किसी की झोपड़ी जली है। पिछले हफ्ते सरला की भी झोपड़ी जली थी और उससे 2 दिन पहले कुछ और लोगों की गर्मी के चलते गांव में जो जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं उन सबको ही काफी खतरा है। इस गर्मी में एक घर पक्का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो, जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता। पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी और गर्मी में ही सही, लेकिन जैसे तैसे कर इन सबका गुजारा चल रहा था। लेकिन आज भीषण गर्मी के चलते इन गरीब की झोपड़ी में आग लग जाती है और सिर छुपाने का एकमात्र सहारा भी इनसे छिन जाता है। कुछ दिनों तक अपनी पड़ोसन प्राची के घर में रहने के बाद अब पांचों बहुएं और उनके पति पास के ही जंगल में पेड़ की छाया के नीचे एक तिरपाल बांध देते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मेरे ख्याल से अब हम पांचों भाइयों को शहर जाकर कहीं नौकरी तलाश करनी चाहिए। लकड़ियों को बेच बेच कर तो हम लोग एक पक्का घर नहीं बनवा सकते। तभी हमें इस गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। तुम पांचों अपना ख्याल रखना। जितनी जल्दी हो सके हम लोग शहर से वापस लौटेंगे। पांचों भाई अपनी अपनी किस्मत आजमाने शहर चले जाते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना 2 वक्त का गुजारा चलाती हैं। गर्मी से ही सुबह नाश्ता किया नहीं और अब काम करते हुए मुझे भूख लग रही है। मैं जानती थी, इसलिए आते हुए मैंने 2 रोटियां रख ली थी। चलो सब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेते हैं। पांचों बहुएं पेड़ की छांव में रोटी खा रही होती हैं कि तभी एक गिलहरी उनके पास आती है, जिसे देख लक्षिता उसे रोटी का टुकड़ा देती है, जिसे पकड़कर वो गिलहरी आगे भाग जाती है और थोड़ी देर बाद से दोबारा रोटी लेने के लिए आती है। लगता है ये अपने बच्चों के लिए थोड़ी रोटी ले जा रही है। कितने प्यारे हैं ना। ये लो, थोड़ी और ले लो। उस गिलहरी ने 4 से 5 चक्कर लगा दिए थे। हर बार वो बस रोटी लेकर जा रही थी, जिसे देख आखिरकार ये गिलहरी बार बार रोटी लेकर कहाँ जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलो चलते हैं। कोमल लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। ये पानी की आवाज मुझे ही आ रही है या तुम्हें भी आ रही है? आ तो मुझे भी रही है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ यहाँ आसपास तो कोई नदी झरना तालाब वगैरह है नहीं। सही कह रही हो तुम, पर ये आवाज फिर कहाँ से आ रही है? कोमल और लक्षिता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जिसे देख दोनों हैरान हो रही होती हैं। तभी लक्षिता की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है, जिसकी जड़ों के अंदर से बार बार वही गिलहरी अंदर बाहर आना जाना कर रही थी, जिसे देख लक्षिता जब उस पेड़ के पास जाती है। ये गिलहरी तो बार बार इस पेड़ की जड़ के अंदर रोटी लेकर जा रही थी। यहाँ तो इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कोमल इधर तो आना। हाँ बोलो लक्षिता, क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि गिलहरियाँ पेड़ पर रहती हैं, लेकिन जरा इस गिलहरी को तो देखो कैसे पेड़ की जड़ों के अंदर रह रही है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। हाँ, अरे यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, ऊपर से ये नदी भी है, इसलिए यहाँ इतनी ज्यादा ठंडक है। और गर्मी से बचने के लिए तभी ये गिलहरियाँ इन पेड़ों की जड़ों में ठंडक में रह रही हैं।
हम इंसानों से ज्यादा समझदार तो ये जानवर होते हैं। चलो बाकी को भी यहाँ लेकर आते हैं। कोमल लक्षिता बाकी बहू को भी बुलाकर ले आती है और अब वो सब भी ये नजारा देख काफी खुश होती हैं। यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। लक्षिता तुमने सही कहा था, हमसे समझदार तो गिलहरियां हैं। ये गिलहरियां इन जड़ों में घर बनाकर इतनी गर्मी में भी कितने सुकून से रह रही हैं। काश हम भी इनकी तरह ही रह पाते। इसमें काश कहाँ से आया, हम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफी ज्यादा बड़ी हैं और हमें कौन सा यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जब तक हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम गाँव में गर्मी से बचने के लिए पक्का मकान बनवा लें, तब तक तो हम यहाँ रह ही सकते हैं। वैसे लक्षिता की बात में दम तो है, यहाँ की पेड़ों की जड़ काफी बड़ी है, बस थोड़ी सी मेहनत और साफ सफाई की जरूरत है। बाद में हम यहाँ रह सकते हैं और सामने ही एक नदी भी है, तो हमें तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कुल्हाड़ियों की मदद से पहले ये बहुएं इन पेड़ों को काटा करती थी, अब उन्हीं कुल्हाड़ियों की मदद से जड़ों को खोदती हैं और हर एक पेड़ की जड़ के अंदर एक इंसान के रहने लायक अच्छी खासी जगह बना लेती हैं। इतनी जगह तो काफी है एक इंसान के सोने बैठने के लिए, बस थोड़ी साफ सफाई की और जरूरत है। हाँ चलो अब जल्दी से साफ सफाई करके अंदर एक चादर बिछा देते हैं और यहीं पास में ही एक चूल्हा भी बना लेते हैं। पांचों बहुएं उन पेड़ों की जड़ों को अच्छे से सफाई करने के बाद अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उनकी जड़ों के अंदर रख देती हैं और नदी के पास चूल्हे पर खाना बनाकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर सभी बहुएं खूब मजे करती हैं और नदी के पानी में भी खुलकर नहाती हैं। गांव की नदी के अंदर ही तो हम लोग खुलकर यहाँ भी नहीं पाते थे। पानी कितना ज्यादा गर्म रहता था धूप की वजह से उस नदी का, लेकिन यहाँ देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का पानी हो। मैं तो काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अब आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों की जड़ों में सोना चाहती हूँ। नदी के पास उन पेड़ों की जड़ों में पांचों बहुओं ने अपना काफी अच्छा गुजारा कर लिया था। जहां पहले वो गर्मी से 2 पल की नींद नहीं ले पाती थी, तो वहीं अब वो घंटों तक सुकून से सोती थी। सामने नदी होने की वजह से उन्हें पानी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई बहू नदी के किनारे बर्तन धो रही थी तो कोई कपड़े, सभी बातें करते हुए काम कर रही होती हैं कि तभी निधि की नजर जंगल के उस पार से उठ रहे धुएं पर पड़ती है। अरे वो देखो, लगता है जंगल के उस पार गांव में कहीं आग लग गई है। कितना ज्यादा धुआं उठ रहा है, लगता है आज फिर किसी गरीब की झोपड़ी जल गई इस गर्मी में। न जाने कौन होगा वो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहीं किसी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। चलो चलकर देखते हैं। पांचों बहुएं जब गांव में जाती हैं तो देखती हैं कि किसी और की नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाली प्राची, जिसने उन लोगों को अपने घर में सहारा दिया था, उसकी झोपड़ी आज भीषण आग में जल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का क्या होगा? इस गर्मी के मौसम ने कई गरीबों का घर उजाड़ा था। ये देख पांचों बहू को काफी दुख होता है और अब वो ज्यादा देरी न करते हुए उन सभी लोगों को उस नदी के पास लेकर आती है जिनका इस भीषण गर्मी में घर छिन गया था। नदी के पास इतना ठंडक भरा एहसास और साथ ही उन पांचों बहुओं को उन पेड़ों की जड़ों में रहता देख सभी काफी हैरान होते हैं। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, पेड़ों की जड़ों के अंदर ही अपना घर बना दिया और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम भी है। सच में यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि यहीं कहीं झोपड़ी बनाकर रह लूं। आप लोगों को यहाँ झोपड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें अंदर से काफी ज्यादा बड़ी हैं और आप लोग ज्यादा भी नहीं हैं, तो आराम से उन पेड़ों की जड़ों के अंदर रह सकते हैं। अब जब तक हम लोग गाँव में अपना पक्का घर नहीं बनवा लेते, ये पेड़ की जड़ ही तो हम सबका घर है। यहाँ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सामने ही नदी है। जो काम गांव में करने में आप लोगों को परेशानी होती थी, वो काम अब यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आम इंसानों के लिए जगह सिर्फ नदी और पेड़ों से भरी थी, लेकिन इन गांव के लोगों के लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सभी लोग अपना अपना पेड़ चुनकर उनकी जड़ों की अच्छे से खुदाई करके वहां रहने का आसरा बना लेते हैं। तो वहीं जब गांव में सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो वहीं उन सबको नदी का ठंडा और भरपूर पानी नसीब हो रहा था। मुझे तो लगा कि इन बूढ़ी आंखों को अपने जीवन के आखिरी समय में कभी ऐसा ठंडक भरा मौसम और पानी देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जीते जी मैंने स्वर्ग देख लिया। ये तो इन पांचों बहुओं का कमाल है। अगर ये न होती तो अभी भी हम सब गांव में गर्मी में ही जल रहे होते। धीरे धीरे करके गांव के कई सारे लोग नदी किनारे उन पेड़ों की जड़ों में अपना अपना घर बसा लेते हैं। कुछ समय में पांचों बहुओं के पति शहर में पैसे कमाकर गांव में अपना एक पक्का घर बनवा लेते हैं और जब भी गांव में भीषण गर्मी पड़ती तो सभी गांव वाले इसी नदी किनारे आकर अपने जड़ों में बसाए हुए घरों में रहते हैं। तो वहीं जब गर्मी खत्म हो जाती है तो सब अपने गांव में बने हुए घरों में रहते हैं।